नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। ना कोई फीस, ना कोई ऑफर, हम चाहते हैं कि आप बने बस टॉपर। तो विद्यार्थियों, आज आपके सामने प्रस्तुत है एक टॉपिक परिकल्पना, हाइपोथेसिस, जो कि रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग भी नेट, सेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं परिकल्पना किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस क्या है। परिकल्पना अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या के विश्लेषण और परिभाषीकरण के पश्चात पूर्व चिंतन कर लिया जाता है कि इस समस्या का क्या कारण हो सकता है। विद्यार्थियों, समझने की कोशिश कीजिए। कहा जा रहा है कि किसी समस्या के विश्लेषण, अर्थात कोई प्रॉब्लम है, उसका एनालिसिस करना है और उसको डिफाइन करना है। तो उस समस्या को एनालिसिस करने से पहले और डिफाइन करने से पहले हम पूर्व चिंतन कर लेते हैं, पहले ही थिंकिंग कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि इस समस्या का यह कारण हो सकता है। उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आइए चलते हैं आगे की ओर। हम देख रहे हैं परिकल्पना का अर्थ। विद्यार्थियों, परिकल्पना का अर्थ के अंतर्गत परिकल्पना के निर्माण के बिना, देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है, परिकल्पना के निर्माण के बिना कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता और ना ही वैज्ञानिक ढंग का अनुसंधान ही संभव है। कोई भी प्रयोग परिकल्पना के बगैर नहीं हो सकता, ना ही कोई वैज्ञानिक अनुसंधान उसके बगैर संभव है। विद्यार्थियों, वास्तव में परिकल्पना के बिना अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन प्रक्रिया है, अर्थात एक एमलेस प्रोसेस है। अगर हम परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं तो वो उद्देश्यहीन हो जाएगा। विद्यार्थियों, चलिए और भी विस्तार में हम देखते हैं। आइए और भी विस्तार पूर्वक देख रहे हैं परिकल्पना का अर्थ। बेकन महोदय ने कहा है, उनका विचार था कि जो ही समस्या की जानकारी हो जाती है उसके लिए परिकल्पना का निर्माण हो जाना चाहिए। जैसे ही हमको समस्या की जानकारी हो गई है कि ये फला फला समस्या हमारे सामने है, तो उसके लिए कहा जा रहा है, बेकन महोदय कहते हैं कि परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण हो जाना चाहिए, किंतु परिकल्पना सोच विचार कर बनाई जानी चाहिए। शीघ्रता में बनाई गई परिकल्पना व्यर्थ होती है तथा समय और श्रम भी नष्ट होता है। विद्यार्थियों, अतः यह होना चाहिए कि सर्वप्रथम समस्या का उचित रूप से विश्लेषण कर ले, प्रॉब्लम को हम एनालिसिस कर ले अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं। सावधानी से उसे परिभाषित कर ले, उस समस्या को हम सावधानीपूर्वक डिफाइन कर ले और तब परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाए। विद्यार्थियों, उसके पश्चात ही हम कोई निर्णय दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। क्या प्रश्न उठ सकता है समस्या को लेकर? तो अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी अनुसंधान परिकल्पना के निर्माण द्वारा ही पूर्ण होते हैं, परिकल्पना के निर्माण द्वारा ही संभव होते हैं? क्या सापेक्षता, रिलेटिविटी के सिद्धांत, सापेक्षता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत आदि बड़े आविष्कारों के पीछे कोई परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी? इसका उत्तर है नहीं थी। विद्यार्थियों, यह सभी आविष्कार संयोगवश वैज्ञानिकों में सूझ पैदा हो जाने के कारण हो गए। अर्थात जो इनसाइट थ्योरी हमने देखी है, कोहलर का सूझ सिद्धांत देखा है, अचानक वैज्ञानिकों के मन में सूझ पैदा हो गई, एक बुद्धि, एक इंटेलिजेंस पैदा हो गया और इन सिद्धांतों का निर्माण किया और उनकी समस्या का हल उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। किंतु बाद में जब मूल सिद्धांतों को एकत्रित किया गया, सारे मूल सिद्धांतों को एकत्रित किया गया, तो परिकल्पनाओं का निर्माण अवश्य हुआ था। विद्यार्थियों, यद्यपि भौतिक विज्ञानों में परिकल्पनाओं का निर्माण विशेष महत्व नहीं रखता। ऑब्जेक्टिव में आता है कि भौतिक विज्ञानों में परिकल्पनाओं का महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है अथवा नहीं, तो विशेष महत्व नहीं रखता, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। देखते हैं अगला पार्ट। आइए परिकल्पना को और डिटेल में समझते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक उदाहरण के माध्यम से हाइपोथेसिस को हम देखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है कि उदाहरण स्वरूप एक डॉक्टर किसी की चिकित्सा करते समय परिकल्पना का सहारा लेता है। कोई मरीज है, उसका इलाज किया जा रहा है, तो परिकल्पना का सहारा वो कैसे लेता है और कहता है कि अमुक लक्षणों के कारण अमुक रोग हो सकता है, इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं और इसके लिए यह विशेष औषधि आवश्यक है। इस परिकल्पना के साथ वह अपना कार्य प्रारंभ करता है। उदाहरण के लिए, जो अभी सीजन चल रहा है, मई का, भीषण गर्मी का समय, इस बीच कई मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, जो भी इन्फेक्शन उन्हें हो जाता है, तो डॉक्टर उस समस्या को देखते हुए
पूर्व चिंतन के आधार पर एक निर्णय देता है कि अरे ठीक है, मौसम के कारण है, धूप के कारण है, या वायरल इन्फेक्शन है। तो जो पूर्व चिंतन और समस्या को देखकर एक परिकल्पना का निर्माण किया और औषधि लगभग उस आधार पर उसे दे दी गई, उसे ही हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहते हैं। देखते हैं इसमें आगे। इस समस्या का दूसरा पक्ष भी हो सकता है। तो दूसरा पक्ष क्या है इस समस्या का, कि भौतिक विज्ञानों में किसी भी कार्य का कारण केवल एक ही हो सकता है। किसी भी कार्य का कारण केवल एक ही हो सकता है। किसमें? भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। वस्तु ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरती है, इसका एक ही उत्तर है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किंतु सामाजिक विज्ञान में किसी भी व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे एक बच्चा किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाता है, दूसरे बच्चों से झगड़ा करता है, किसी से मिलना नहीं चाहता है, अकेले रहना पसंद करता है। उसका यह व्यवहार किसी एक कारण से नहीं होता विद्यार्थियों, अपितु अनेक कारण होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान की समस्या के अंतर्गत उस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। कारणों की ऐसी अधिकता के कारण सामाजिक अनुसंधानों में परिकल्पनाओं का निर्माण आवश्यक हो जाता है। क्या आपको परिकल्पनाओं का निर्माण करना है कि ये कारण हो सकते हैं। परिकल्पना एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। उस समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस एक भी हो सकती है, अनेक भी हो सकती है। भौतिक विज्ञानों में एक ही परिकल्पना को लेकर परीक्षण किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, नोट डाउन करेंगे, पूछा जाता है। भौतिक विज्ञानों में एक ही परिकल्पना को हमने ले लिया, परंतु सामाजिक विज्ञान में अनेक परिकल्पनाएं हो सकती है। आइए देखते हैं आगे। किंतु सामाजिक विज्ञानों में अनेक परिकल्पनाएं लेते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं, और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। यदि समस्या बहुत जटिल हो या प्रयोगात्मक हो, एक्सपेरिमेंटल हो, तो एक ही परिकल्पना लेकर परीक्षण कर लेना उचित होता है। किंतु यदि सर्वे टाइप की प्रॉब्लम है तो परिकल्पनाएं अनेक हम ले सकते हैं विद्यार्थियों। इसका यह अर्थ हुआ कि परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट डाउन करिए, परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए चलते आगे। परिकल्पना शब्द का अर्थ उदाहरण के माध्यम से देखा और भी समझते हैं कि इसके अर्थ जो होता है वो एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है। शोधकर्ता परिकल्पना की पुष्टि करने का प्रयास करता है जब किसी संभावित सिद्धांत की प्रदत्तों तथा प्रमाणों के आधार पर, प्रदत्त से तात्पर्य यहाँ डेटा से है, और प्रूफ प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है, तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। परिकल्पना शोधकर्ता को कार्य करने की प्रेरणा देती है। परिकल्पना की पुष्टि हो जाने के पश्चात शोध कार्य के, रिसर्च के निष्कर्ष भी निकल आते हैं विद्यार्थियों। इसी में और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है स्क्रीन पर आपके सामने, परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो प्लस थीसिस। हाइपो का अर्थ है, और विस्तार पूर्वक क्लियर कर देने का प्रयास कर रही हूं कि इसको लेकर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा विद्यार्थियों। हाइपो का अर्थ है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, तथा थीसिस का अर्थ है समस्या के समाधान का कथन। इस प्रकार हाइपोथेसिस शब्द का अर्थ हुआ वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, अर्थात परिकल्पना उस समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जाती है। या सामान्य रूप पर हम समझे तो समस्या के समाधान के लिए पूर्व चिंतन कर कोई निर्णय देना ही परिकल्पना कहलाता है विद्यार्थियों। हाइपोथेसिस का एक अर्थ और भी है, इसे जान लीजिए, जो इस प्रकार है कि हाइपो का अर्थ है दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण, और थीसिस का अर्थ है उन चरों की स्थिति को प्रदर्शित करना। नोट डाउन करिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, दो या दो से अधिक चरों का सम्मिश्रण हाइपोथेसिस कहलाता है। यह परिकल्पना का व्यवहारिक अर्थ है। यह कैसा अर्थ है? तो व्यवहारिक अर्थ है। परिकल्पना में कुछ चरों का सम्मिश्रण करके उसकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है और जिसकी पुष्टि प्रदत्तों या प्रमाणों के आधार पर करना संभव होता है। इस प्रकार समस्या का समाधान बड़ी सूझबूझ के साथ प्रस्तुत किया जाता है विद्यार्थियों। इसी में देख रहे हैं हम
परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है। पुनः नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पहलू है, बिंदु है, मुख्य बिंदु है। परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है। इस कथन को अस्थायी रूप में सही मानकर इसकी पुष्टि का प्रयास किया जाता है। अस्थायी रूप से इसलिए कहा विद्यार्थियों की परिकल्पना सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, कई हो सकती है। इस प्रकार परिकल्पना किसी शोध कार्य के लिए दिशा तथा आधार प्रदान करती है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आज हमने परिकल्पना को उदाहरण के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास किया है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और विद्यार्थियों, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में, क्योंकि नेट, सेट और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रिसर्च पेपर बहुत अनिवार्य है। उसी की एक सीरीज आपके सामने लगातार प्रस्तुत की जाएगी, तो बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।